प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कश्मीर दौरे पर थे और मौका था योगा इवेंट का, यानी इंटरनेशनल योगा डे। लेकिन इस दौरे के बहुत हद तक और बहुत बड़े पैमाने पर सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरिंदर शर्मा और इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के क्या हैं सियासी मायने। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रतन सिंह गिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और द न्यूज़ रूम आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गिल साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें। क्या ये सिर्फ एक योगा इवेंट था या उससे हटकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में आना लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद, सरकार बनने के तुरंत बाद पहला दौरा कश्मीर का, और ख़ास करके अगर हम कश्मीर में जो पोल परसेंटेज रहा उसको मद्देनज़र रखते हुए? सुरेंद्र जी, ऐसा है, वैसे तो योगा और राजनीति का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है लेकिन क्या दिख रहा है सियासत के साथ उसका संबंध नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वो एक ऐसे राज्य में आते हैं जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है और राजनीतिक तौर पर इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, अस्थिर भी है। तो वहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, योगा का ओकेजन है, इसका एक मतलब अपनी जगह तो है ही है, क्योंकि योगा जो है ना, ये तो आपको सबको पता है, हमारी पारंपरिक पद्धति है हमारी। अगर हमने ये प्रधानमंत्री जी ने इनके अपने कार्यकाल में 1915 से मेरा ख्याल शायद ये योगा का इंटरनेशनल योगा दिवस शुरू किया, और आप जिस ढंग से ये इसका फैलाव हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखिए कितनी अवेकनेस हुई है, अवेकनिंग हुई है, कितनी अवेयरनेस कितनी हुई है। आज योगा को भारत के साथ आइडेंटिफाई करते हैं लोग, स्वास्थ्य के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छी जीवन पद्धति के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप योगा दिवस पर कश्मीर से शुरू करते हैं तो ये भारतीयता के नज़दीक लाने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि आपने ऐसे खित्ते में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आह्वान किया, उनके पास गए, उनसे बात करी और वहाँ अपने योगा की जो महत्व को उजागर किया। तो कुदरती बात है, एक मूवमेंट चलती है, एक आंदोलन की शक्ल में जो चीज़ें चलती हैं और इस पर फिर चर्चा भी होती है और लोगों का विचार जो है मेन स्ट्रीम की तरफ जाता है। अब रही बात कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होने वाले हैं, शायद 2-2.5 महीने रह गए हैं, जिक्र भी किया अमरनाथ यात्रा के बाद। बिल्कुल। तो यहाँ पर ठीक चुनाव से पहले आना और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को यहीं से शुरू करना, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो योगा दिवस आपने प्रत्यक्ष रूप से वो दिखता है, लेकिन जब किसी देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके बड़े लक्ष्य होते हैं, राजनीतिक लक्ष्य होते हैं और आर्थिक लक्ष्य होते हैं, वो उनको भी साधा जाता है। तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं आते, उनके साथ बड़ा पैराफर्नेलिया होता है। वो सामरिक महत्व को देखने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, राजनीतिक पर्यवेक्षक होते हैं, स्ट्रैटेजिकल जो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं चुनावी, वो भी होते हैं। तो एक पैराफर्नेलिया आता है। तो कुछ बैकरूम पर भी कुछ बातें चलती हैं। प्रधानमंत्री आए, उनके साथ जो लोग आए, उन्होंने अपना अपना काम करना होता है, वो दरवाजे के पीछे होता है, पर्दे के पीछे होता है। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानता हूँ, क्योंकि चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक थोड़ी एनकरेजमेंट मिली है, एक जो उसकी चुनाव की परसेंटेज है, या सरकार जो कह रही थी कि हमने ये काम किया है कश्मीर में हालात ठीक कर, उसके ऊपर एक मोहर लगी है। उस पर आता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल लास्ट चुनाव 2015 में हुए थे, 15 में शायद, नहीं 14 में हुए शायद, 15 में सरकार बनी होगी। अब 10 साल के करीब आप मान लीजिए उसके बाद चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो 10 साल का जो एक वक्फा होता है बहुत है। लोगों को अगर अपने फ्रेंचाइजी से महरूम रखा जाता है तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन,
एक उदासीनता आती है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो लोगों में एक उत्साह जो इस चुनाव में देखने को मिला, उसकी एक बड़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। उससे ना एक तो भारत सरकार को ये मौका मिला, देखिए कि आज जो बड़े फैसले हमने किए, उन फैसलों के बाद लोगों में, युवाओं में, महिलाओं में और समाज के विभिन्न वर्गों में मतदान का कितना जबरदस्त उत्साह था। देश ने समर्थन किया। पवन जी, यहाँ हम देख रहे थे एक लंबा चौड़ा जो है वो इसके ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 10वां योगा इवेंट है जहाँ उन्होंने शिरकत की है। जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, या तो वहाँ पहले थोड़ा बहुत कहीं राजनीतिक उथल पुथल थी, उसको शांत किया, या उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, खास करके कश्मीर के संदर्भ में, ये तो कहा ही जा सकता है कि राजनीतिक उथल पुथल तो है ही। 2019 से जो है वो 370 खत्म हुई, चुनाव नहीं हुए, लास्ट चुनाव 2014 में हुए, एक पहलू। दूसरा ये कि अगर प्रधानमंत्री जम्मू में ये इवेंट करते तो क्या इसके कुछ सियासी मायने निकलते भी थे कि नहीं, या सियासी मायने कुछ और होते, और कश्मीर में गए तो अब इसके डायमेंशन कुछ और सामने आ रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगा कि कल हमारे साथ जफर इकबाल थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चौधरी जफर इकबाल। किसी वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी जो मुझे लगा कि नहीं, वो चीज़ जो उन्होंने नब्ज़ पकड़नी है वो पकड़ ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी किसी भी साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर जिस राज्य में गए, जहाँ तो वहाँ पर कुछ होने वाला था, जहाँ हुआ था उसको शांत, जहाँ हुआ था, जहाँ हो रहा है, ये 3 सेंटेंस जो थे उसी पर दारोमदार रहता था उस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। झारखंड की बात की, कर्नाटका की बात की, चंडीगढ़ की बात, यानी स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है कि कहाँ जाना है, कहाँ। अब जम्मू कश्मीर में उनका जो दौरा था, मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री एक तो लोगों को धन्यवाद देने आए कश्मीर में, जो चुनाव में जो रिस्पांस मिला लोगों को इन द हिस्ट्री, कि कश्मीर में इतने ज़्यादा, जब से अलगाववाद या आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है, पहली बार इतनी हाई परसेंटेज पोलिंग हुई सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में। एक तो वो थैंक्स था लोगों को, उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन कल उन्होंने फिर किया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है, जिक्र किया, स्टेटहुड का भी उन्होंने स्टेटहुड का भी किया, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही थी, चुनाव करवाइए, राज्य का दर्जा वापस दीजिए। उन दोनों का उन्होंने जिक्र कर दिया, और साथ ही यूथ डेलीगेशन से मिलना, जो कश्मीरी यूथ थे उसमें कुछ नए बिजनेसमैन थे लड़के, कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, उन लोगों का जो डेलीगेशन मिलना और उन लोगों का बाहर आकर जो बयान देना कि प्रधानमंत्री एक विज़न लेकर आए हैं कश्मीर में, और जो उनसे हमारी बात हुई है वो ये कहती है कि कश्मीर के लोग अब पत्थर नहीं, कलम या फिर अपना रोजगार के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट थी लोगों की, और प्रधानमंत्री का जहाँ पर पहुँचना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संकेत था कि ये वही कश्मीर है जहाँ पर लोग एक कहते थे कि यहाँ पर आतंकवाद है, अलगाववाद है, पत्थरबाजी है, और खुद प्रधानमंत्री वहाँ योगा कर रहे हैं, हालात सामान्य हैं, और लोग वोट डालने बाहर नहीं आते, और यहाँ पर कितने वोट। गिल साहब, एक चीज़ हो रहा है, बड़ी बारीकी से देखने वाली बात है कि कश्मीर को लेकर बीजेपी की आइडियोलॉजी, उस पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। खास तौर पर अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की का जिक्र करें तो बार बार कश्मीर के नेताओं ने कहा है कि कश्मीर को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विजन था, जो वो करना चाहते थे बीजेपी में, अब वो नहीं रहा, खास करके मोदी दौर में अब वो नहीं रहा। कल प्रधानमंत्री ने इन बातों का भी जिक्र किया, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, इसका जिक्र किया। क्या ये दोबारा से पीएम मोदी ने उस लाइन को जो है वो टो किया है, या कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों में एक विश्वास बहाली की कोशिश की है कि आज भी बीजेपी या पीएम मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार उसी विचारधारा के तहत चलती है जिस विचारधारा का कश्मीर में एक मजबूत समर्थन होता रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा का, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का। कल पीएम मोदी ने इन 3 शब्दों का भी इस्तेमाल किया विश्वास जीतने के लिए।
देखिए, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो स्लोगन था, आप देखिए, ये आरोप लगते रहे हैं पीएम मोदी पर कि भाई अब वो एजेंडा नहीं रहा बीजेपी का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बेसिकली, अटल जी ने कश्मीर के जो एथॉस थे, जो उनके कश्मीर की विचारधारा है, जो लोगों या उनकी सोच है, जहाँ आपके ये उनकी तवारीख जो है, उन्होंने उसको कूजे में बंद किया था। आप देखिए, उन्होंने कहा जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत। देखिए, कश्मीरियत है वो सूफीज़म पर मबनी है। तो कुदरती बात है कि जिस सूफी कल्ट ने कश्मीर में इतनी टॉलरेंस और इतनी अडेप्टेबिलिटी बनाई, उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया लोगों के, पूरी दुनिया के सामने, कि कश्मीर में ये जो सूफी कल्चर है, इसकी वजह से ये कश्मीरियत का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मबनी है। पहली बात, जमहूरियत क्या है कि कश्मीर में सियासी तौर पर कभी सही जमहूरियत बहाल नहीं हुई। वहाँ अगर देखा जाए 47 के बाद से ही जब भी चुनाव 50s के बाद हुए तो वन साइडेड चुनाव ही हुए। हमने देखा लोगों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिए, तो जमहूरियत वहाँ स्टिफल की गई थी। हाँ, वहाँ डायनेस्टिक रूल था। यहाँ एक आप लाइक आइकॉनिक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे, शेख साहब या फारूक साहब, उन्होंने एक आइकॉन बन गए थे। उसके आइकॉन की जो सहानुभूति या उसकी जो फॉलोइंग या उसकी लॉयल्टी है, या उस लीगेसी को लेकर चलते थे, तो उन्होंने कहा कि ये टूटनी चाहिए। लेकिन उनका कहने का अंदाज अच्छा था कि जमहूरियत, दिल से दिल्ली की दूरी, ये जमहूरियत, यानी पीएम मोदी कहीं ना कहीं इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल से दिल्ली की दूरी। बार बार जिसका हवाला कश्मीर के नेता देते हैं कि पीएम मोदी अब जो है वो अलग पर्सनालिटी के हैं, वाजपेयी साहब अलग पर्सनालिटी के थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ थी, आपकी नहीं है। इन चीज़ों को खत्म करने की एक कोशिश की है। नहीं, वो हुई भी है। अगर आप देखिए, नहीं, इसमें विपक्ष के लोग भी तो कह रहे हैं। महबूबा तो कहती थी कि वाजपेयी जी का फार्मूला लाइए, है ना। उमर साहब ने कहा कि वाजपेयी जी के समय में ऐसा हुआ था। हालांकि जो अलगाववादी तबके के लोग हैं, उन्होंने भी तो वाजपेयी साहब की तारीफ की थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वाजपेयी साहब का उस समय क्या विजन था। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कश्मीर को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया गया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, वो चाहे रेलवे के हों, रोड्स के हों, या फिर एम्स बनाने के हों, या दूसरे कोई और भी टनल्स वगैरह के जितने भी थे जो आम लोगों की सहूलियत के लिए अच्छे हों, उसका भी कश्मीर के लोगों पर असर पड़ा है कि पहले ये डेवलपमेंट नहीं हो रही। दूसरा ये है हड़तालें, पत्थरबाजी, वो दौर तो खत्म हो गया ना। वो कश्मीर के लोग तो आज रियलाइज कर रहे हैं कि कम से कम इन 10 सालों में या पीएम मोदी की सरकार ने ये तो किया है। रियलाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं, और खासकर यूथ में उसका नतीजा भी से देखने को मिला। जो लोकसभा में पोल परसेंटेज हुआ है वो उसी का फोकस ही नौजवान जो यूथ है कश्मीर का उस पर था। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर में जो यूथ था वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था। उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं था। जब लक्ष्य नहीं है, वैक्यूम है, आप उस समय जो अलगाववादी ताकतें हैं उन्होंने उस वैक्यूम को भरा और उन्होंने उस युवक जो शक्ति है, युवा शक्ति है, उन्होंने उधर डाइवर्ट कर दिया। आपने थोड़ी चेंज दिखाई, एक तो पीस रिस्टोर किया। सबसे बड़ी बात है कि जब आप अंधेरे में चलते हैं, आपने 370 को खुद ही बढ़ावा दिया, केंद्र सरकार ने ही बढ़ावा दिया। और आपने जब जनरेशन को कहा कि कश्मीर का कोई मुद्दा है तो फिर कश्मीरी कहेगा तो क्या बुरा है। ये आपने नई चेंज लाई। आपने कहा कि नहीं, 370 जो है वो एक दीवार है, वो नेशनल इंटीग्रेशन के बीच में मेन स्ट्रीम में जाने बहुत बड़ा उन्होंने गिरा दी। तो उसके बाद मेन स्ट्रीम में आई और मेन स्ट्रीम के बाद तरक्की के, विकास के रास्ते खुल गए। आप देखिए, जब वो फंड्स का फ्लो बढ़ा, प्रोजेक्ट्स आए, प्रोजेक्ट्स पर काम होना शुरू किया, लोगों को रोजगार मिला, इकोनॉमिक आर्थिक जो तरक्की होने लगी, बिल्कुल। और वो विजिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट की जो होती हैं, अगर वो आप सिर्फ कागजों पर रखते हैं या स्टेटमेंट्स, वक्तव्यों में रखते हैं, तो फिर वो ठोस आधार उसका नहीं होता। लेकिन आपने जो कहा है, जो केंद्र सरकार ने किया है पिछले 10 सालों में, वो ज़मीन पर दिखता है। तो वो नौजवानों ने देखा,
और मेरी कई नौजवानों से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये अच्छा ही हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। वो इंथुजियाज्म, यो उत्साह उन्होंने जमहूरियत पे अपना नाफिज किया और उन्होंने इसमें वोट डाला। वोट डालकर वो बाहर निकले, उसे एक मैसेज गया राष्ट्र को भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि देखिए कश्मीर में वो हालात नहीं है जो पाकिस्तान कहता है या जो बाहर की एजेंसीज कहती हैं। कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है और उन्होंने G20 में तो ये दिखाई दिया था। अब आज प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर का वहाँ सेलिब्रेट करना एक बहुत बड़ा मैसेज है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, राष्ट्र को। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का कश्मीर में आकर ये रीअश्योर करना, क्योंकि विश्वास नहीं था ये पॉलिटिकल पार्टीज कि क्या इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री जो उच्चतम प्रशासक हैं भारत के, उन्होंने बोल दिया जी ये चुनाव होगा पहली बार। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड की तरफ प्रोसेस शुरू हो गया। वो एक अलग बात है कि जब स्टेटहुड आएगी लद्दाख उसमें नहीं होगा। एक चीज और है पवन जी, हमें लगता है कि चुनाव तो होना तय है इस साल, वो तो पक्की बात है। प्रधानमंत्री विपक्ष को या कश्मीर के सियासी दलों को अब कोई मुद्दा भी नहीं देना चाहते या उनके लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते हैं। इलेक्शन करवाइए, ये मुद्दा जो है वो कश्मीर के नेताओं के पास था, इलेक्शन सरकार कराने जा रही है। उसके बाद स्टेटहुड का मुद्दा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सीधे बात कर दी कि स्टेटहुड होने जा रही है। तो यानी बीजेपी कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार कर रही है कश्मीर में अपने लिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा था और उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करते हैं, हम धीरे चलने में विश्वास रखते हैं। ये उसी दिल जीतने की कड़ी है प्रधानमंत्री की कश्मीर का दौरा और कश्मीर के सियासी दलों से तमाम मुद्दे छीन लेना। देखिए इसमें आप ये क्यों भूल जाते हो कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, 3 सीटों पे आपने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, 3 जगह पे आप लोगों का प्रचार कर रहे थे, वो भी नहीं जीत पाए। उल्टा जहाँ पे आपके लोगों का गढ़ था, जो विधानसभा थी, वहाँ भी हार गए। ठीक है, अब रही बात दिल जीतने की, ये तो प्रोसेस बहुत पुराना चल रहा है कि कश्मीरियों का दिल जीती, वो तो समय समय पर जो भी सरकारें आई हैं वो कश्मीर को लिए जो लॉलीपॉप लेकर चलती रही है। हाँ, इसमें आप ये देख सकते हो कि नई डेवलपमेंट जो हुई है, एक लोगों के अंदर जो बदलाव इस बार जो आया है कश्मीर में, वो इसलिए आया कि कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला पहले कोई नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 5 साल में कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप जो है बड़ी है, जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, बिल्कुल जनसभाएं हुई। वहाँ पर आपके जम्मू के जो युवा लीडर हैं अभिजीत सिंह जसरोटिया वहाँ बैठे रहे, सुनील शर्मा वहाँ बैठे रहे, आपके दूसरे जो नेता हैं रविंदर रैना जो प्रधान हैं वो लगातार दौरे करते रहे। तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को साथ जोड़ा। और सबसे बड़ी बात कि हर घर तिरंगा जब मुहिम शुरू हुई, उसका इम्पैक्ट कश्मीर में बहुत ज़्यादा पड़ा। पहले तिरंगा किसी गांव में होता ही नहीं था, लगता ही नहीं था, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ही लगाते होंगे गिल साहब। हाँ बिल्कुल, घरों के ऊपर नहीं होते थे, स्कूल्स में नहीं होते थे। अब वहाँ पर वो प्रोसेस भी शुरू हुआ। अल्टीमेटली लोगों को ये पता चल गया कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद अब यहाँ पर लोगों को तवज्जो मिलना शुरू हो गई है। देखो, हर व्यक्ति के रोजी रोटी का मसला होता है, विचारधारा को अगर आप एक साइड पे छोड़ दे, पेट सबने पालना है, तो उस पेट के लिए आपका टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा है कश्मीर में। और आप देखिए टूरिज्म को क्या बूस्ट हुआ है 2019 से लेकर अब तक तो कोई अनरेस्ट हुआ नहीं वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए टूरिज्म का कि एक शिकारे वाले से लेके एक दुकान वाला वो 24 घंटे यही कहता है कि अल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, इसी तरह से शांति रहे, पत्थरबाजी ना हो, फायरिंग ना हो, टूरिस्ट दिल्ली पहुँचे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है पवन जी। 2 साल पहले हम अमरनाथ गए थे, उसके बाद जो है वो एक गाँव पड़ता है, बड़ा दूर दराज का गाँव है, तो वहाँ हम गए, लोगों से बात की, तो वो कहता है अमरनाथ यात्रा के दौरान ही हम इतनी कमाई कर लेते हैं कि साल भर आराम से हम अपना गुजारा कर सकते हैं पूरे परिवार का, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गिल साहब, ये एक पहलू कश्मीर की सियासत को समझना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि एक तरफ तो ये हम देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात बदले हैं, कश्मीर में ज़मीनी हालात जो है वो लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। दूसरी तरफ हम लोकसभा चुनावों का जिक्र करें और लोकसभा चुनावों में इंजीनियर रशीद का जीत कर आना,
अब इसको क्या माना जाए कि जो सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग हैं, क्या वो राष्ट्र की मुख्यधारा की विचारधारा में आने को तैयार है, या कश्मीर के लोगों में आज भी वो एक सेंटीमेंट है और उस सेंटीमेंट का नतीजा इंजीनियर रशीद का जीत के आना? देखिए, ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों ही तथ्य इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और अपनी अपनी जगह में सही भी अपनी बैठते हैं। जगह सही बैठते हैं। पहली बात, यहां सरकार कामयाब हुई है या वो विचार कामयाब हुआ है जो चलता रहा है शुरू से? शेख अब्दुल रशीद का देखिए 14 असेंबली सेगमेंट हैं 18 में से, और 14 में उसने लीड हासिल की। इंजीनियर, जिसको इंजीनियर रशीद भी कहते हैं, मैं उनको तो शेख अब्दुल रशीद जो उनका नाम है उन्हीं से जानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये एक रिएक्शन ज़्यादा थी लोगों की। जो वहाँ कन्वेंशनल पार्टी हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये एक तरफ से देखा जाए तो लोगों की एक रिएक्शन थी, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को। यही बात बीजेपी भी कहती रही, उन्होंने रिजेक्ट कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों को, परिवारवादी पार्टियों को वोट मत दीजिए, बाकी जिसको मर्जी दे दीजिए। पॉकेट, देखिए एक तो क्या ये वही हुआ है? नहीं, सारी तो आप देखिए, कुछ इसमें बड़े पहलू हैं। मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब किसी भी सेगमेंट में, ये असेंबली सेगमेंट में, वहाँ पॉपुलेशन के फैक्टर, यानी कि शिया सुन्नी का फैक्टर, बकरवाल गुज्जर के फैक्टर, पहाड़ी के फैक्टर, कुछ लोकल जो फैक्टर्स होते हैं वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो उसमें आप कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि असेंबली के चुनावों में लोकल मुद्दे होते हैं, उसमें लक्ष्य भी लोकल होते हैं, और एक कैंडिडेट का पर्सनल रेपो भी होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है। लेकिन ये जो लोकसभा का था, अगर इसको बेंचमार्क मानेंगे, अगर आप देखिए तो बेंचमार्क पर एंथुजियाज्म सबको है। ये पॉजिटिव बात इस सारी इलेक्शन की थी। एनसी अपनी जगह खुश है, वो कहती है कि हमें 39 असेंबली सेगमेंट में लीड मिली है। शेख अब्दुल रशीद खुश है, जहाँ वो जेल में बैठा हुआ जीत गया, 14 सेगमेंट में हम आगे हैं। भाजपा इसलिए खुश है कि हम 30-31 में हम भी हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है कि 4-5 में हम भी हैं। तो ये एक बेंचमार्क है, एक एंथुजियाज्म सभी में आ गया। हाँ, अब क्योंकि जो शॉर्टकमिंग सभी पार्टियों की रह गई, उनमें क्या होगा, एनसी को भी कोर्स करेक्शन करना है, बीजेपी को भी कोर्स करेक्शन करना है। बीजेपी क्योंकि वहाँ इलेक्शन लड़ी ही नहीं, उन्होंने जो लोकल पार्टीज को दिया वो हार गए, वो अपनी पकड़ नहीं बना। इसीलिए तो अब ये जमीन तैयार की जा रही है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री के दौरे से क्या होता है, सभी अपोजिशन पार्टियां, लोकल पार्टी, जहाँ जो एक विचार, समांतर विचार वाली पार्टियां, जहाँ जो नज़दीक है, जैसे अपनी पार्टी है, जैसे कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो इन लोगों को भी एक एंथुजियाज्म मिलता है कि यस कुछ करें। तो एक उत्साह वर्कर्स में, पार्टी वर्कर्स में, काडर में वो उत्साह मिलता है, और वो राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी। पवन जी, बड़ा संक्षिप्त में ये कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में जो करना चाहते थे उसको लेकर क्या विन विन सिचुएशन है, या फिर इंजीनियर रशीद का जीत कराना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अलगाववाद की विचारधारा आज भी वहाँ जिंदा है, और उसी का नतीजा है कि लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से एक विचार को फिर से जो अब हवा दी है, सांस दी है, खड़ा किया है। देखिए, आप मैं आपको बीच में अभी टोक रहा हूँ। अब ये देखिए कि कश्मीर में आप इंजीनियर रशीद को अलगाववाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ, वो वहाँ पर एमपी की इलेक्शन जीत जाता है। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में इसी विचारधारा से, जो सेपरेट विचारधारा से, 2 लड़के वहाँ पर जीते हैं, दोनों एमपी की इलेक्शन जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विचारधाराओं का टकराव रहता है, हर जगह पे होता है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो इंजीनियर रशीद का जीतना और इतने सेगमेंट जो असेंबली के हैं उसमें लीड लेना, ये एक टेस्ट है। ये विधान जो लोकसभा के चुनाव है, ये एक टेस्ट है कि एक एमपी जो 14 सेगमेंट में लीड ले रहा है, कल को वो 14 सेगमेंट में अपने कैंडिडेट खड़े करेगा तो सारी जगह, लेकिन उन 14 के अंदर वो अपना दबदबा बना लेगा। वही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वही पीडीपी का, वही चीज़ भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। तो ये सभी पार्टियों का टेस्ट था।
अब ये देखना है कि जमीन जो तैयार हो रही है विधानसभा की, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावों के लिए तैयार रही है, यही तो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट जमीन पर उतर रहा है कि आपकी विचारधारा मेन स्ट्रीम से बाहर है, लेकिन आपने फिर भी नामांकन भरा। नामांकन भरा तो आप नामांकन में लिखते हैं आई अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने देखा जाए तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलगाववाद से मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। हाँ, विद इन मेन स्ट्रीम आपकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए, वो अलग बात है। वो एक राजनीतिक जो बहस होती है या राजनीतिक संवाद होता है, उसमें इन चीज़ों का हल निकलता है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जमहूरियत जो है, जो कॉन्सेप्ट आपने बात कही प्रधानमंत्री ने अटल जी की, यही सही जमहूरियत है कि सभी किस्म की पार्टियां खुल के चाहे आप अंदर हैं बाहर हैं, भारत के लोकतांत्रिक पर्व में आप हिस्सा ले रहे हैं, संविधान, देश के संविधान पर आप भरोसा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा बहुत हद तक इसके सियासी मायने भी हैं, और बड़ी बात यह है कि दिल जीतने वाली बात, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इन सब चीज़ों को साधने की कोशिश की है। दूसरी बात ये कि कश्मीर के राजनेताओं के हाथ हमें लगता है विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े मुद्दे जो हैं वो प्रधानमंत्री ने वो भी छीन लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिए जाने की मांग, और इन सबसे बढ़कर भी हमें लगता है एक नया पॉलिटिकल पावर सेंटर जो है वो खड़ा हो गया कश्मीर में, इंजीनियर रशीद का जीत कर आना। और ये भी एक बड़ा सियासी दाव रहा है कश्मीर में कि जो अपनी अपनी डफली बजाता है, दो चार लोग और वहाँ पे अपनी अपनी बात करने के लिए हो जाए, ताकि कोई भी एक राजनीतिक दल, जिस तरह से एक मोनोपोली रही है शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पीडीपी बनी, उसके बाद सज्जाद लोन की पार्टी बनी, अपनी पार्टी बनी, अब इंजीनियर रशीद की पार्टी भी, हमें लगता है एक नया पॉलिटिकल पावर सेंटर कश्मीर में बनने जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के इस कश्मीर दौरे के बहुत बड़े बड़े सियासी मायने जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ रूम आवाज़। नमस्कार।